अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारे पजल एक्सरसाइज का होने वाला है, जिसमें हम लोग पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और उसमें हम लोगों ने फ्लोर आधारित बेस्ड पजल को किया था। तो आज हम उसके अगले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स में पजल का सबसे पहले परिचय समझेंगे। पजल का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। फिर पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल। फिर पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहला टाइप सामान्य आधारित पजल, जिसे जनरल बेस्ड पजल कहते हैं। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तीसरा वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहते हैं। छठा दिनांक आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विथ डेट बेस्ड पजल कहते हैं। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल कहते हैं। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड पजल कहते हैं। नौवां रिलेशन बेस्ड पजल, जिसे संबंध आधारित पजल हम लोग कहते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 9 टाइप के पजल्स की कैटेगरी है। तो इन हम लोग 9 टाइपों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सामान्य आधारित पजल और फ्लोर आधारित पजल को डिस्कस किया था और इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, जिसे हम लोग जनरल बेस्ड पजल या फ्लोर बेस्ड पजल कहते हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग वर्ष आधारित पजल को करने वाले हैं, जिसे हम लोग ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitkk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा, प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है। यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरी, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है। यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए हैं। ईयर बेस्ड पजल। तो आज हम लोग ईयर वाले पजल को करने वाले हैं। ईयर वाले पजल में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या दिया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ईयर की टेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देख रहे हैं, निर्देश 1 से 5, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार प्रश्नों का उत्तर दें।
7 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी का जन्म 1950 से शुरू करके 7 अलग-अलग वर्षों में हुआ है। सभी का जन्म 5 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ है, यानी सबसे बड़े का जन्म 1950 में हुआ है और दूसरे का जन्म 1955 में हुआ है और इसी तरह इनकी उम्र 2018 तक मानी गई है। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसी के आधार पे हमसे 5 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन, बी और सी की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। दूसरी कंडीशन, बी की आयु एक अभाज्य संख्या है। तीसरी कंडीशन, ए और डी के बीच उतने ही व्यक्ति पैदा होते हैं जितने ए और जी में होते हैं। चौथी कंडीशन, ई सी से छोटा है लेकिन बी सी से बड़ा है। पांचवी कंडीशन, ए बी से छोटा है लेकिन उसकी उम्र 19 के गुणज में नहीं है। तो अब इन कंडीशंस को हम क्या करेंगे, टेबल में रखेंगे। टेबल पे रखने के बाद फिर हम से जो 5 प्रश्न पूछे गए उन पांचों प्रश्नों का एक एक करके हल देंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ईयर बेस्ड टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 1950, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो उसकी हमें अब आयु निकालनी है। तो उसकी आयु निकालने के लिए 2018 से जब हम 1950 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो पहले वाले व्यक्ति की आयु निकलेगी। फिर उसी क्रम में हम चलते रहेंगे। फिर 1955 वाले को 2018 वाले व्यक्ति से जब हम घटाएंगे तो उसकी आयु निकलेगी। ये क्रम हमें 7 व्यक्तियों तक करना है, जिससे उन सारे व्यक्तियों की उम्र निकल जाएगी, आयु निकल जाएगी। तो जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, 7 व्यक्ति हैं। ए बी सी डी ई एफ जी का जन्म 1950 से शुरू करके 7 अलग अलग वर्षों में हुआ है। सभी का जन्म 5 वर्ष के अंतराल में हुआ है, यानी सबसे बड़े का जन्म 1950, जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं 1950 सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा 1955, फिर उससे छोटा 1960, फिर उससे छोटा 1965, फिर उससे छोटा 1970, फिर उससे छोटा 1975, फिर उससे छोटा 1980। तो सबसे बड़ा वाला व्यक्ति 1950 है। जब हम 2018 से 1950 को घटाएंगे, तो 2018 से 1950 को घटाएंगे तो सबसे बड़े वाले व्यक्ति की जो आयु आएगी वो 68 साल आएगी। फिर 1955 वाले व्यक्ति को 2018 से घटाएंगे तो उसकी आयु 63 वर्ष आएगी। फिर 1960 वाले व्यक्ति को 2018 से पुनः घटाएंगे तो उसकी आयु 58 वर्ष आएगी। फिर 1965 वाले व्यक्ति को हम 2018 से घटाएंगे तो उसकी आयु 53 वर्ष आएगी। फिर 1970 वाले व्यक्ति को 2018 से घटाएंगे तो उसकी आयु 48 वर्ष आएगी। फिर 1975 वाले को हम 2018 से घटाएंगे तो उसकी आयु 43 वर्ष आएगी। फिर 1980 वाले व्यक्ति को 2018 से घटाएंगे तो उसकी आयु 38 वर्ष आएगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सबकी आयु निकल चुकी है। अब इन आयु के आधार पे हम क्या करेंगे, आगे की कंडीशंस जो दी गई है इस टेबल को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एक करके आगे की कंडीशंस को देखेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन में बोला गया है बी की आयु एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से या खुद से ही विभाजित होती है। तो एक अभाज्य संख्या हमें यहाँ पे 53 दी गई है, एक अभाज्य संख्या 43 दी गई। तो एक केस में बी की आयु 53 वर्ष होगी और एक केस में बी की आयु 43 वर्ष होगी। तो यहाँ पे बी की दो संभावनाएं बनी, या तो बी 53 की उम्र का होगा या 43 की उम्र का होगा। अगली कंडीशन पे आते हैं। अगली कंडीशन में बोला गया है बी और सी की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। बी और सी की आयु के बीच का अंतर 10 वर्ष है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी और सी के आयु का अंतर 10 वर्ष है। अगर बी 53 पे होगा तो सी 63 पे होगा, और अगर बी 43 पे होगा तो सी 53 पे होगा। तो ये दो संभावनाएं अभी चल रही हैं। दूसरी कंडीशन भी पूरी हो चुकी है और पहली भी। फिर अगली कंडीशन पे हम देख पा रहे हैं दूसरी कंडीशन हो चुकी है, पहली कंडीशन हो चुकी है, पांचवी कंडीशन, ए बी से छोटा है लेकिन उसकी उम्र 19 का गुणज नहीं है। ए बी से छोटा है और उसकी उम्र 19 का गुणज नहीं है। तो ए 48 पे भी हो सकता है और 43 पे भी हो सकता है, लेकिन 19 पे नहीं हो सकता। 19 पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए बी से छोटा है लेकिन उसकी उम्र 19 का गुणज नहीं है। ए 38 पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 38 जो होता है वो 19 का गुणज होता है। तो इसलिए ए या तो 48 पे होगा या तो ए 43 पे होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशंस को अब उठाया गया है
दूसरी, पहली, पांचवी के बाद तीसरी कंडीशन को उठाया गया। ए और डी के बीच उतने ही व्यक्ति पैदा होते हैं जितने ए और जी के। तो ए और डी के बीच में उतने ही व्यक्ति पैदा होते हैं जितने डी और जी में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ए और डी के बीच में एक है, तो यहाँ पे ए और जी के भी बीच में एक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए और डी के बीच में ए 0 है, तो यहाँ पे भी ए और जी के बीच में 0 है। तो ये दो केस अभी हमारे बन रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे की कंडीशन की ओर। आगे की कंडीशन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहली कंडीशन हो चुकी है हमारी, दूसरी कंडीशन हो चुकी है, तीसरी कंडीशन हो चुकी है, चौथी कंडीशन में बोला गया है ई सी से छोटा है लेकिन बी से बड़ा नहीं है। ई सी से छोटा है लेकिन बी से बड़ा नहीं है, लेकिन बी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ई सी से छोटा हो गया लेकिन वो बी से बड़ा नहीं है। तो इस वाले केस में भी हम देख पा रहे हैं ई सी से छोटा है लेकिन ई बी से बड़ा नहीं है, तो इस केस में भी हम देख पा रहे हैं। फिर पांचवी कंडीशन, ए बी से छोटा है लेकिन उसकी उम्र 19 का गुणज नहीं, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हुआ। अब इसी के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन पांचों प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके देंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल सोल्यूशन। तो प्रथम प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उम्रदार है? विकल्प में पहला सी, दूसरा डी, तीसरा ई, चौथा एफ, पांचवा ए। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे निम्नलिखित में से सबसे उम्रदार कौन है? तो हम देख पा रहे हैं एफ सबसे उम्रदार है, क्योंकि एफ की आयु क्या है? 68 वर्ष है। तो यहाँ पे चौथे विकल्प में एफ दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका जन्म 1975 में हुआ है? तो पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प बी, तीसरा विकल्प सी, चौथा विकल्प डी, पांचवा विकल्प ई। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो टेबल में हम देखेंगे 1975 में किसका जन्म हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1975 में ए का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा क्या होगा? पहला होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 1 होगा। तो 1975 में ए पैदा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में से संबंधित नहीं है? तो पहला विकल्प डी, दूसरा ई, तीसरा एफ, चौथा जी, पांचवा बी। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें टेबल में देखना होगा कि कौन इस समूह में से नहीं है, इन विकल्पों में से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले ऑप्शन में डी दिया है। तो डी की आयु 48 भी है, 38 भी है। ई की आयु अगर हम देखें तो ई की आयु 58 वर्ष है। एफ की आयु 68 साल है। जी की आयु 48 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है। और बी की आयु 53 साल है। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ देख रहे हैं। बी की उम्र को छोड़ करके डी, ई, एफ, जी सबकी आयु जो है वो सम संख्या में है, लेकिन बी की उम्र विषम संख्या में है। तो इस वजह से बी इस समूह में नहीं है। तो बी की उम्र विषम और अन्य व्यक्तियों की उम्र सम संख्या है, इसलिए बी इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा, क्योंकि बी और को छोड़ करके डी, ई, एफ, जी सबकी उम्र सम संख्या में, लेकिन बी की उम्र विषम संख्या में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा
सही है। पहला विकल्प बी का जन्म जी के बाद हुआ था, दूसरा एफ का जन्म सी के बाद हुआ था, तीसरा सी का जन्म 1965 में हुआ था, एक चौथा विकल्प ए के बाद केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के को हल करने के लिए टेबल को देखेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बी का जन्म जी के बाद हुआ है। तो बी का जन्म जी के बाद हुआ है नहीं, तो पहला विकल्प गलत है हमारा। दूसरा विकल्प एफ का जन्म सी के बाद हुआ है। एफ का जन्म सी के बाद हुआ है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तीसरा विकल्प सी का जन्म 1965 के बाद हुआ है। सी का जन्म 1965 के बाद हुआ है, तो ये भी गलत है। ए के बाद केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, ये भी गलत है। तो हमारा इनमें से कोई नहीं यही सही विकल्प है, क्योंकि चारों विकल्प हमारे क्या थे? गलत थे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं, मतलब विकल्प 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया 2 वर्ष के बाद डी की आयु कितनी होगी? तो पहला विकल्प 45, दूसरा 50, तीसरा 40, चौथा 42, पांचवा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए आप लोग को मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल में देखना होगा कि डी की आयु क्या है। तो जो भी डी की आयु होगी उसमें हम 2 वर्ष जोड़ देंगे, वही डी की क्या होगी? 2 वर्ष बाद आयु होगी। तो चलिए अब हम लोग टेबल में देखते हैं डी की आयु क्या है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं डी की आयु यहाँ पे एक केस में 48 हो रही है और एक केस में 38 हो रही है। तो 48 का मतलब 50 भी हो सकती है और 38 का मतलब 40 भी हो सकती है। तो 50 और 48 हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हम बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक केस में डी की आयु 50 भी हो रही है और एक केस में 40 भी हो रही है। तो 50 और 40 में से कौन कंफर्म है हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है निर्धारित नहीं किया जा सकता। समरी परिभाषा विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार तर्क ग्रिड पहेलियां दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेत को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ महत्वपूर्ण सोच और संगठनात्मक कौशल को बढ़ाता है। दूसरा रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।